गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आरम्या स्टडीज़ के अंदर आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का जो बीए फोर्थ सेमेस्टर का जो यूनिट नंबर 1 है, राष्ट्रवाद का उदय राइज ऑफ नेशनलिज्म को देखने वाले हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं, क्योंकि यूनिट का ये जो पार्ट है ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, तो इसको ये काफ़ी थोड़ा वास्ट है। इसके अंदर से क्वेश्चन एक पक्का आएगा और बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो फटाफट से इसको देख लेते हैं। राष्ट्रवाद का उदय। इस पूरे कालखंड को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है उदारवादी चरण और कांग्रेस की स्थापना। पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। भारत यानी कि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे पहला ये हो गया, फिर बाद में दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले और दूसरा तीसरा जो बीच में आएगा आप उसको पहले नोट कर लेना, उसको पहले लिख लेना आप, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद की शुरुआत 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ मानी जाती है। लगभग 1885 से लेकर 1905 तक के समय को उदारवादी चरण कहा जाता है। सन 1885 को एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की, तो इन्हें कांग्रेस की स्थापना का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। एओ ह्यूम कौन थे? मतलब जो एमसीक्यूज़ के अंदर आते हैं ना, वैसे क्वेश्चंस के अंदर मैंने 1-2 फैक्ट्स लिखे इनके। तो एओ ह्यूम एक आईसीएस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये आईसीएस जो वर्तमान के अंदर आईएएस है, उसी का पुराना है ये आईसीएस। वे चाहते थे कि भारतीयों को अपनी बात रखने के लिए एक ऐसा मंच मिले जिससे वे अपनी शिकायतें शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक पहुंचा सके। तो ये उनका रीज़न था इसको कांग्रेस को स्थापना करने का। और दूसरी बात ये कि ये कांग्रेस दूसरी कांग्रेस है, और आज वाली कांग्रेस है वो अलग कांग्रेस है। उसका वो जो कांग्रेस है ये अभी वाली ये पार्टी है, और ये गठबंधन था। ह्यूम ने तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के सामने रखा, तो वे भी उससे सहमत हो गए थे। यानी कि इसके अंदर हमें मेन फैक्ट देखना है कि तत्कालीन गवर्नर उस समय के कौन थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन। प्रथम अधिवेशन, इसका कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था ये देखना है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना में 28 दिसंबर 1885 को दिन के 11 बजे इस मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, ठीक है। तो ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। और इसके पहले जो अध्यक्ष बने प्रथम अधिवेशन जहाँ पे हुआ था बम्बई में, उनके जो अध्यक्ष थे वो प्रसिद्ध बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस के उद्देश्य। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इनके निम्नलिखित उद्देश्य बताए, जो हमें 4 मेन जो याद करने हैं वो ये है। पहला, देश हित की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच व्यक्तिगत संपर्क एवं मित्रता बढ़ाना, देश प्रेमियों के बीच जाति संप्रदाय व प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करना, सामाजिक प्रश्नों पर विचार करना, आगामी वर्षों के लिए लोकहित के कार्यों की सूची का निर्माण करना। ये बड़े क्वेश्चन के लिए ये एफिशिएंट है इतना। कांग्रेस का उदारवादी काल इसी के अंदर है, पहले के अंदर उदारवादी चरण और कांग्रेस की स्थापना। तो अब कांग्रेस का उदारवादी काल चल रहा है, तो हमने कांग्रेस की स्थापना देख ली है। इसके बीच में ये कांग्रेस की स्थापना का हो गया, और अब हम कांग्रेस का उदारवादी काल देख रहे हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1885 से 1905 तक है, ठीक है। 1885-1905 के कालखंड के नेताओं को उदारवादी की संज्ञा दी गई, क्योंकि इनका उद्देश्य अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराना नहीं, बल्कि भारतीयों के लिए कुछ रियायतें एवं सुधार प्राप्त करना था। आपने अपने इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इस काल के नेताओं ने प्रस्तावों, प्रार्थना पत्र एवं प्रचार की कार्यनीति अपनाई। इन्होंने कुछ भी मतलब ऐसा नहीं किया जो उग्र राष्ट्रवादियों के नेताओं ने किया। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के समक्ष कुछ नीतियाँ मांगे रखी, जो निम्न है। इसे हम आगे देखते हैं। पहला था कि भारत सचिव और भारत परिषद को समाप्त किया जाए। ये बहुत इजी पॉइंट्स हैं, इनको फटाफट से देख लेना। सैनिकों की संख्या तथा सैनिकों के व्यय को कम करना, नमक पर कर कम हो, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका को अलग किया जाए ताकि निष्पक्ष न्याय हो सके,
विदेशी वस्तुओं पर अधिक कर लगाया जाए, आईसीएस की परीक्षा भारत में भी आयोजित हो। पहले क्या था, इन दोनों पॉइंट्स को मैं समझा, इस थोड़ा और एक्सपेंड कर देता हूँ। विदेशी वस्तुओं पर अधिक कर लगाया जाए, तो क्या था कि ब्रिटिश सरकार ने अपने जितने भी जो आयात होते थे भारत के अंदर, उनको विदेश से जितने भी आयात होते थे उन पर टैक्स फ्री कर दिया था। उनसे कोई कर नहीं लिया जाता था, जबकि भारत से लिया जाता था। जितना भी जो प्रोडक्ट है, जो देसी वस्तुओं जो बाज़ार में जाती है, उन पर टैक्स लगाते थे, और जो विदेश से आती थी वो टैक्स फ्री थी। आईसीएस की परीक्षा इंग्लैंड में होती थी, भारत में नहीं होती थी, तो भारत के लोगों को इंग्लैंड जाना पड़ता था आईसीएस की परीक्षा देने के लिए। तो इसकी वजह से भी आईसीएस की परीक्षा भारत में आयोजित हो, ये मांग भी उदारवादियों ने रखी थी, नेताओं ने। उदार राष्ट्रवादियों के सिद्धांत, उनके सिद्धांत क्या थे? उदार राष्ट्रवादी ब्रिटिश शासन को भारत के हित में मानते थे, ये तो पता ही है। वे मानते थे कि ब्रिटिश शासन एक वरदान है। इसके इसके अंदर भी कुछ आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। ब्रिटिश शासन एक वरदान था। ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में विश्वास, संवैधानिक पद्धति में विश्वास, क्रमिक सुधारों में विश्वास, और क्रमिक सुधारों एवं स्वशासन की प्राप्ति हो। उदारवादी काल के प्रमुख नेता, इस काल के प्रमुख नेता थे फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी बोस। एक बार ये क्वेश्चन आ गया था कि एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन दे रखे थे, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर दे रखा था उदारवादी काल के प्रमुख नेता थे, तो उनके अंदर रास बिहारी एक था, और बाकी के जो उग्र राष्ट्रवादी के नेता थे, तो ये रास बिहारी बोस, महादेव गोविंद रानड़े। तो इनको आप देख लेना। इनके अंदर 4-5 इंपॉर्टेंट है, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये पहले प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और रास बिहारी बोस, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम दूसरा इसका जो पॉइंट है वो देखते हैं, उग्र राष्ट्रवादी चरण एवं संवैधानिक विकास। ये दूसरा पॉइंट है, 3 भागों में विभाजित किया था हमने। पहला कंप्लीट हो चुका है, दूसरे पर चलते हैं। कांग्रेस का उग्र राष्ट्रवादी काल, ये था 1906 से 1990। उदारवादी नेताओं ने ब्रिटिश शासन के सामने अपनी जो नाम मात्र की मांगे अनुरोध के रूप में रखी, उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, जिससे कांग्रेस के क्रुद्ध युवा दल की नीतियों से असंतुष्ट हो गए, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत त्याग, संघर्ष और जन आंदोलन को आवश्यक मानते थे। वे उग्र राष्ट्रवादी नेता कहलाए। उग्र राष्ट्रवादी काल के प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल एवं अरविंद घोष प्रमुख थे। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के क्रियाकलापों से असंतुष्ट थे। उन्हें न तो अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास था, और न ही वे ब्रिटिश शासन को भारत के लिए वरदान मानते थे। ये नेता यथाशीघ्र ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाने के अधीर थे, परंतु ये शुरुआत में कुछ नहीं कर पाए। बाद में जाकर इन्होंने गांधी युग में काफ़ी अपना कंट्रीब्यूशन किया था। उग्र राष्ट्रवाद आंदोलन के प्रारंभ होने के कारण, क्योंकि ये जो अभी मैंने बताया कि ये जो आगे चल के हुआ था, तो कांग्रेस क्या थी, 2 भागों के अंदर डिवाइड भी हो गई थी। एक तो नरम दल और एक गरम दल। गरम दल का मतलब उग्र राष्ट्रवादी, और जो नरम दल था वो उदारवादी वाले थे। उग्र राष्ट्रवाद आंदोलन के प्रारंभ होने के कारण, पहले तो ये कि इनका रीज़न देख लो, ये क्यों हुए। तो ये तो पता ही चल गया होगा ऊपर से। इनको उदारवादी नेताओं ने ब्रिटिश शासन के सामने जो अपनी नाम मांगे अनुरोध के रूप में रखी, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, ऐसा कुछ था। जैसे ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस की मांगों की उपेक्षा की गई, यही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। 1892 के सुधारों पर असंतोष, जो 1892 का अधिनियम आया था, उनमें कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। इनमें निर्वाचन, इनका देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या किया गया था। इसमें निर्वाचन की जटिल पद्धति थी एवं अनुचित पद्धति, जो हमारे भारत वाले मानते थे। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या कम थी। परिषदों को दिए गए सीमित अधिकार, मतलब कम ही अधिकार थे उनको। जैसे अगर प्रश्न पूछ लिया तो उसका अगर उत्तर नहीं दे पाए, तो उनके ऊपर इतना वो नहीं था कि आपको उत्तर देना ही पड़ेगा इसको, वो दोबारा प्रश्न नहीं कर सकते थे, ऐसा। प्राकृतिक प्रकोप एवं सरकार की नीति, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अकाल और प्लेग जैसी प्राकृतिक प्रकोपों से जनता त्रस्त थी। जो धन, और इसी के अंदर ये पॉइंट्स हैं, जो धन पीड़ित जनता के सहायतार्थ खर्च किया जाना चाहिए था, उसे रानी विक्टोरिया का जयंती समारोह मनाने हेतु 1897 में
आयोजित दिल्ली दरबार में पानी की तरह पैसे को बहाया गया था, जिससे भारतीयों का खून खौल उठा। उस दिल्ली दरबार के अंदर भारत वाले नेता भी थे जिन्होंने ये सब देखा था। तो इसी वजह से उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन, जो उग्र राष्ट्रवादियों ने जो आंदोलन शुरू किए, उनका रीज़न था। प्लेग से निपटने के लिए बीमारी वाले मकानों को जबरन गिरा दिया जाता था तथा मकान के निवासियों को कैंप में भेज दिया जाता था। उनका बिस्तर व कीटाणुओं को मारने के लिए जला दिया जाता था। मतलब बहुत ही अत्याचार करते थे वो। भारत का आर्थिक शोषण, उन्होंने भारत का आर्थिक काफ़ी शोषण किया, जो युवा जानते थे कांग्रेस के। 1894 में विदेशी माल पर आयात कर समाप्त करने का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि भारतीय बाजारों में विदेशी सामान सस्ता और देसी सामान महंगा हो गया। यह आर्थिक शोषण भारत वालों को कर रहे थे वो। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव, 1896 में एबिसिनिया द्वारा इटली को और 1905 में जापान द्वारा रूस को पराजित करना एक आश्चर्य वाली घटना थी। ये जो न्यूज़ थी वो अखबार में छपती थी, और जो अखबार जो गांव में जाते थे उनमें से ज़्यादा को पढ़ना नहीं आता था। तो एक एक जो था वो दुकान पे या कहीं पे भी एक ऐसा स्थान होता था जहाँ पे सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते थे, और वो ज़ोर ज़ोर से उन तक पढ़ ज़ोर ज़ोर से उस न्यूज़पेपर को पढ़ता था, ताकि सबको ये खबर पता चले कि इसके अंदर आया क्या क्या है। तो ये संचार, नैतिक साहस का संचार हुआ भारतीयों के अंदर कि अगर छोटा सा राज्य है, मतलब छोटा सा देश है जापान, उसने रूस जो काफ़ी वास्ट कंट्री है उसको पराजित कर दिया, तो हम भी इनको कर सकते हैं ऐसा। लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीति, 1898 से 1905 तक ये लॉर्ड कर्जन रहे थे वायसरॉय के रूप में। कर्जन के शासनकाल, इन्होंने भी काफ़ी अत्याचार किए भारत के अंदर नीतियों में। कर्जन के शासनकाल को शिष्टमंडलों, भूलों तथा आयोगों का काल कहा जाता है। ये मतलब MCQs के अंदर आ सकता है, ये कुछ भी 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर, कि उसको काल को क्या कहा जाता है, भूलों तथा आयोगों का काल कहा जाता है। 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम द्वारा कॉरपोरेशन में भारतीयों की संख्या कम कर दी थी इसने, और 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालय की सीनेट एवं सिंडिकेट में भारतीयों का प्रतिनिधित्व कम कर दिया गया था। ये विश्वविद्यालय और ये जो थे वो प्रतिनिधियों को चुनते थे परिषद के अंदर, जो मनोनीत किए जाते थे उनके लिए। प्रशासनिक गुप्तता अधिनियम के द्वारा समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर कुठारघात किया, क्योंकि अखबारों के अंदर इनके बारे में, इनके विरोध में ही छपता था, तो इन्होंने उसको समाचार पत्रों पर निषेध कर दिया उनको। अत्यधिक खर्चीली सैन्य नीति, वो सेना के ऊपर काफ़ी खर्चा करते थे। कर्जन का एक अन्य घृणित एवं द्वेषपूर्ण कार्य 1905 में बंगाल का विभाजन था। इसे भारत में फूट डालो और राज करो की नीति के तहत भारत में धार्मिक भावनाएं भड़काकर राष्ट्रीय भावना को कुचलना चाहता था ये कर्जन, बट ऐसा नहीं हुआ। 1911 में ये रद्द हो गया था। फिर बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था, ये ध्यान रख लेना। और तिलक का कथन, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये इसका प्रसिद्ध कथन है। 1907 में उदारवादी एवं उग्र राष्ट्रवादी के बीच मतभेद से सूरत अधिवेशन में, जो 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का विभाजन हो गया था। एक तो नरम दल और एक गरम दल, इसके अंदर लिख लेना, मैं भूल गया था लिखना। उग्र राष्ट्रवादियों के प्रमुख कार्य, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, तो जैसे जो युवा थे, लोकमान्य तिलक ने दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की। 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा को बड़ा महत्व दिया गया। और मद्रास में पच्छेपा नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। ये 3 इम्पोर्टेंट कार्य हैं जो मैंने पॉइंट्स के अंदर लिखते हैं। और एक जो मैप बनाया मैंने, इसके अंदर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, ये सब लास्ट में देखेंगे अपन। मैंने ये पहले इसके रूप में लिखा था कि पच्छेपा नेशनल कॉलेज जो कहाँ है, मद्रास के अंदर था, और मद्रास कहाँ है अभी, तमिलनाडु के। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना हुई यहाँ पे, और तिलक ने यहाँ पे बंगाल के अंदर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की। तो ये मैंने 3 पॉइंट्स लिखे थे, फिर बाद में मैंने इनको ऐड किया है, तो इनको लास्ट में देखेंगे अपन एक बार फिर से। भारत का संवैधानिक विकास,
1858 को भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ माना जा सकता है, क्योंकि इसी वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई। ये उसी का पार्ट चल रहा है सेकंड का, की जगह ब्रिटिश क्राउन, ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह ब्रिटिश क्राउन की शुरुआत हुई। 1857 की क्रांति हुई, फिर उसके बाद में जो शासन है वो कंपनी से हटके और ब्रिटिश क्राउन की जगह पर चला गया। 10 नवंबर इसकी डेट भी है। 10 नवंबर 1858 की घोषणा के तहत भारत का शासन ब्रिटिश सरकार ने संभाला। जो ब्रिटिश के तहत ब्रिटिश सरकार अपने प्रतिनिधि भेजते थे, वो आके यहाँ पे शासन करते थे। 1861 और 1892 ईस्वी में अधिनियम पारित किए गए, जो भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की दिशा में क्रमिक कदम थे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ये इसी का दोनों मैंने अलग अलग किए हैं। 1861 से भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत हुई और 1892 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की विधायी परिषद तथा बम्बई एवं मद्रास की परिषदों का विस्तार किया गया। भारत में संवैधानिक विकास की ठोस शुरुआत 1909 के अधिनियम से मानी जाती है। भारतीय काउंसिल एक्ट 1909 मार्ले मिंटो सुधार, इसे भारतीय काउंसिल एक्ट 1909 या फिर मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है? इसे मार्ले मिंटो सुधार, इस समय भारत के मंत्री लॉर्ड मार्ले, जो लास्ट का वर्ड है मार्ले, और तथा लॉर्ड मिंटो, इनका भी लास्ट वर्ड मिंटो, भारत के वायसराय बने थे। तो मार्ले मिंटो, इन दोनों ने मिलकर कुछ सुधार जो जारी किए थे भारत के लिए, वो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देख लेते हैं 1909 का अधिनियम मात्र एक संशोधनकारी अधिनियम था। किसका? 1892 का। भारतीय काउंसिल एक्ट 1909 के मुख्य प्रावधान, तो ये चार है वैसे, बट इसके चार हैं। केंद्रीय विधान परिषद की अधिकतम संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। इसमें 4 प्रकार के सदस्य थे: स्वतः सदस्य, मनोनीत सरकारी अधिकारी, मनोनीत गैर सरकारी अधिकारी, निर्वाचित सदस्य। भारत में व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली शुरू की गई। सदस्यों को आर्थिक प्रस्तावों पर विचार करने, उनके विषय में संशोधन प्रस्ताव रखने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। बम्बई, मद्रास, बंगाल में कार्यकारिणी परिषद की सदस्य संख्या बढ़ाकर 4 कर दी गई, मतलब बहुत ज़्यादा कर दी गई, 4 पहले 2 ही थी। भारत शासन अधिनियम, पहले मेरे को डाउट हो रहा था कि 4 बढ़ाकर 4 कर दी गई, तो ये कन्फ्यूजन था, बट ये सही है, 4 ही कर दी गई। भारत शासन अधिनियम 1919, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने हर प्रकार से ब्रिटिश सरकार की सहायता की, क्योंकि ये दूसरा वाला चल रहा है भारत शासन अधिनियम 1919। हर प्रकार से ब्रिटिश सरकार की सहायता की, क्योंकि भारत सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा यह घोषणा की गई थी। ये इसका रीज़न चल रहा है कि ये क्यों आया, कारण लिख दूँ यहाँ पे, आने का कारण ये कारण है, द्वारा यह घोषणा की गई थी कि वे लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए लड़ रही हैं। 20 अगस्त 1917 को घोषणा में कहा गया कि युद्ध के पश्चात प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों को सम्मिलित किया जाएगा, वह स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक विकास होगा। इसकी संयुक्त सन 1919 के भारत के शासन अधिनियम के रूप में इसकी आधारशिला बनी। तो इसके प्रमुख प्रावधान देख लेते हैं। पहला है, संघीय व्यवस्था के स्थान पर संघ में एक द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। 2 सदन, विधानसभा और राज्यसभा। अब जो प्रांतीय विधानसभा थी उसको भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया। 2 सदनों वाली संघीय व्यवस्थापिका को व्यापक शक्तियाँ, मतलब इनको भी केंद्र से और राज्य के अंदर बंटवारा कर दिया गया था शक्तियों का। अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन, दोहरे शासन की शुरुआत की गई। प्रांतीय व्यवस्थापिका के आकार में वृद्धि की गई और अधिनियम द्वारा भारत के लिए हाई कमिश्नर नामक नया पद सृजित किया गया, जिसकी नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की जानी थी। अब आते गांधी युग पे, ये थर्ड पार्ट चल रहा है, जो लास्ट है गांधी युग। गांधी युग लगभग 1919 से लेकर 1947 तक माना जाता है। यह वह समय था जब भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पूरी बागडोर महात्मा गांधी के हाथों में थी और वो ही नेतृत्व कर रहे थे।
और उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। सत्य और अहिंसा के आधार पर भर्ती कराने वाले सर्जेंट, उनको मतलब गांधी जी को बोलते थे। तो ये 2 नंबर के अंदर मैंने ऐड कर रखा है इनको। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान भारतीयों को युद्ध में साथ देने के लिए कहा, इसलिए उन्हें भर्ती कराने वाले सर्जेंट कहा जाता था। केसर ए हिंद की उपाधि ब्रिटिश शासन ने भी उनकी इस नीति को, जो भर्ती कराने वाले सर्जेंट है, इसको देखकर केसर ए हिंद की उपाधि दी ब्रिटिश सरकार ने। सत्याग्रह और अहिंसा, ये गांधी जी की कुछ विशेषता चल रही है उनकी। गांधी जी ने अपने, ताकि वो वास्ट होगा ना, 20 नंबर का आएगा वो क्वेश्चन बड़ा वाला, तो उसके रूप में ये थोड़ा ऐड करना पड़ रहा है। सत्याग्रह और अहिंसा, गांधी जी ने अपने सत्य और अहिंसा से अंग्रेजों को भागने पर विवश किया। गांधी जी का मानना था कि बिना हथियार उठाए अंग्रेजों को हराया जा सकता है। और गांधी युग के दौरान 3 ऐसे बड़े आंदोलन हुए जिन्होंने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया। पहला था असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। बहुत बड़ा है। पहली यूनिट राइज ऑफ नेशनलिज्म। पहला है असहयोग आंदोलन, ये गांधी जी द्वारा शुरू किया गया सर्वप्रथम जन आंदोलन था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंग्रेजों से मिले विश्वासघात के कारण गांधी जी ने यह कदम उठाया। इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों की मदद ना करके उनके शासन को ठप करना था। ये मैंने काफ़ी छोटा करने का प्रयास किया पर फिर भी बड़ा हो गया। गांधी जी ने भारतीयों से अपील की कि वे सरकारी नौकरियां छोड़ दें, सरकारी स्कूलों व कॉलेजों का त्याग कर दें और विदेशी जो कपड़ों को जला दें, उनकी होली मनाएं। उनकी शिक्षा के क्षेत्र में स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए काशी विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे भारतीय संस्थानों की स्थापना हुई। राष्ट्रीय शिक्षा को महत्व मिला। आंदोलन की शुरुआत समय भारतीयों ने अंग्रेजों द्वारा दी गई मानक उपाधि और पदों का लौटाना शुरू कर दिया। गांधी जी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि भी वापस लौटा दी जो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें दी थी। स्वदेशी कपड़ों को स्वदेशी कपड़ों को, मतलब जो खुद के देश में बनाए थे, उनको स्वीकार किया जाने लगा, जिसमें खादी विशेष थी। अब विदेशी कपड़ों का आयात घटकर आधा रह गया था और जो आत्मनिर्भर देशभक्ति का प्रतीक बन गया था। दूसरा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन। पृष्ठभूमि 1928 के साइमन कमीशन। इसकी पृष्ठभूमि ये क्यों आया था? 1928 के साइमन कमीशन के विरोध में और 1929 के पूर्ण स्वराज के संकल्प के बाद देश में भारी असंतोष था। गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 मांगे रखी, जिनका पालन अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। इसके जवाब में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का रास्ता चुना। सविनय का मतलब होता है विनम्रता के साथ, और अवज्ञा का मतलब होता है कि आज्ञा का पालन न करना, उसे बोलते हैं सविनय अवज्ञा। दांडी यात्रा इसी के अंदर है। इस आंदोलन के अंदर क्या हुआ था? दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह के नाम से भी इसे दांडी यात्रा को जाना जाता है। आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से हुई। गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 24 दिन तक पैदल चलकर दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने समुद्र तट पर नमक बनाकर ब्रिटिश कानून को तोड़ा। नमक एक बुनियादी वस्तु होने के कारण इसे मतलब आंदोलन के रूप में चुना गया, सत्याग्रह के रूप में। वैसे तो काफ़ी और भी अत्याचार जैसे कर रहे थे वो भारतीय जो साधारण लोग थे, उनसे भी काफ़ी कर वसूला जाता था। महिलाओं की भागीदारी, इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी अभूतपूर्व रही। कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू जैसी नेताओं के साथ साथ हजारों साधारण महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर धरने दिए और गिरफ्तारी दी। गांधी इरविन समझौता जो कब हुआ था? 1931। आंदोलन की तीव्रता देखते हुए वायसराय इरविन ने गांधी जी से समझौता किया। इसके तहत हिंसा न करने वाले राजनीतिक कैदियों को छुड़ाने और भारतीयों को नमक बनाने की छूट देने पर सहमति बनी। तो इरविन साहब झुक गए हैं हमारे गांधी जी के सामने। गांधी जी ने आंदोलन स्थगित किया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए। अब वहाँ पे क्या हुआ उनके साथ, ये हम आगे देखें। आंदोलन की पुनः शुरुआत हुई। क्यों हुई? लंदन से खाली हाथ लौटने पर। लंदन में जो भी प्रस्ताव जो गांधी जी के सामने रखे गए थे वो सब मतलब भारतीयों के पक्ष में नहीं थे। खाली हाथ लौटने पर गांधी जी ने 1932 में आंदोलन फिर से शुरू किया। अंग्रेजों ने क्रूरता दिखाते हुए कांग्रेस
कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया और उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली, और 1934 तक आते आते आंदोलन धीमा हुआ। अब हम तीसरा जो लास्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और थोड़ा छोटे में ही निपटा दिया है। ये हुआ था 1942 को स्टार्ट हुआ था। पृष्ठभूमि मतलब ये इसकी पृष्ठभूमि क्या रही इस आंदोलन के आने के पीछे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अंग्रेजों ने भारतीयों की मर्जी के बिना भारत को युद्ध में झोंक दिया द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर, तो भारी असंतोष पैदा हुआ। 1942 में क्रिप्स मिशन की असफलता ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश भारत को छोड़ना नहीं चाहते। इसी से परेशान होकर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। अब आंदोलन की शुरुआत देख लेते हैं। 8 अगस्त 1942 को महाराष्ट्र के मुंबई, जो वर्तमान में मुंबई में है, के ग्वालियर टैंक मैदान में, ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट मतलब अंडरलाइन कर लेना, में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार को पारित किया। इसी दिन गांधी जी ने ऐतिहासिक नारा करो या मरो का नारा दिया उन्होंने, गांधी जी ने। इससे तात्पर्य या तो भारत को आज़ाद कराएंगे या मरेंगे। ऑपरेशन जीरो ओवर जो ब्रिटिश सरकार ने चलाया था, चलाकर बड़े नेतृत्वकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया, जैसे गांधी जी, पटेल जी, नेहरू जी, जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उनको पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? आंदोलन का नतीजा ये हुआ कि आंदोलन काफ़ी बढ़ गया। जनता स्वयं ने आंदोलन चलाया। कई सरकारी संस्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, डाकघरों, पुलिस थानों पर हमले किए। और नोट के अंदर एक चीज़ है, कई स्थानों में जनता के भय से सरकार वहाँ से हट गई, जैसे बलिया जो यूपी के अंदर है, लोगों ने स्वयं सरकार बनाई कुछ समय के लिए, फिर ब्रिटिश सरकार वापस आ गई थी। यह भारत की अंतिम संघर्ष की कड़ी थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे दबा दिया। इसी के साथ वो आज़ाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस इनका नेतृत्व कर रहे थे, उनसे भी काफ़ी प्रभाव पड़ा इसी आंदोलन के अंदर। तो ये था हमारा थर्ड, ये पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है और हमारे तीनों भाग कंप्लीट हो चुके हैं। गांधी युग, ये तीसरा गांधी युग है, और दूसरा है उग्र राष्ट्रवादी चरण व संवैधानिक विकास, और पहला है उदारवादी चरण और कांग्रेस की स्थापना। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका लास्ट फेज ये देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये मैंने उसके अंदर मतलब ऐड नहीं किया था, आप ऐड कर लेना। 1919 को कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। यूपी काकोरी कांड, जो काकोरी ट्रेन का जो मामला था, वो यूपी के अंदर हुआ था, काकोरी के अंदर। झांसी, ये झांसी का अंदर, झांसी को क्या बोलते हैं? झांसी 1857 की क्रांति, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का ये केंद्र था झांसी, ये यहाँ पे। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना तिलक ने की थी। सॉरी, लाइट चली गई। और दांडी मार्च साबरमती आश्रम से, और यहाँ पे तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे, प्रथम अधिवेशन यहाँ पे हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 को मुंबई में ही हुई थी, बम्बई। और दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना और पचेपा नेशनल कॉलेज, तो यहाँ पे एक बार और देख लेना। और यहाँ पे इसी के अंदर ये है, यहाँ पे अंडमान निकोबार के अंदर काला पानी की सज़ा जो सेलुलर जेल के अंदर वो थी। तो मेन जो जितने भी थे मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। और यूनिट 1 हमारी हिस्ट्री की कंप्लीट हो चुकी है। और पिछली जो वीडियो आई थी उसके अंदर हम पॉलिटी की एक यूनिट का प्लेटो को कंप्लीट कर चुके थे। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अरस्तु आएंगे और फिर उसके बाद में सेंट ऑगस्टाइन और